Hello students. So today we will discuss about the gravitation. We have also studied the cause of motion. मोशन का कॉज क्या है? फोर्स जो था कॉज ऑफ मोशन था. फोर्स की वजह से क्या है? स्पीड चेंज होती थी. फोर्स की वजह से फोर्स कैन कॉज द चेंज इन स्पीड एंड चेंज इन द डायरेक्शन. तो हमने ये चीज ऑलरेडी पढ़ ली है कि फोर्स कैन डू. फोर्स कैन change the speed and force can also change the direction of the object. Okay, unbalanced force can cause the change in speed or change in direction of the object. ये चीज हमें क्लियर है. अनबैलेंस्ड फोर्स जो है स्पीड को चेंज कर सकता है और डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है. फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई हम बॉल है ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो क्या ये सर्टेन हाइट तक जाती है बॉल, उसके बाद फिर से नीचे आनी शुरू हो जाती है. इसका मतलब इस बॉल पे कोई फोर्स है नीचे की तरफ जो उसे नीचे की तरफ खींच रहा है, क्योंकि बॉल को तो हमने ऊपर फेंका था लेकिन फिर वो नीचे आ गई अर्थ पे. इट मींस देयर इज सम फोर्स, क्योंकि बॉल को ऊपर थ्रो किया फिर वो नीचे आ गई. इसका मतलब कोई फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, जो इस बॉल को नीचे की तरफ खींच रहा है. अच्छा, और हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि क्या है, सन जो प्लैनेट्स हैं, जैसे कि प्लैनेट्स जो हैं वो क्या है सन की ऑर्बिट के अराउंड, सन के अराउंड जो है ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं. जैसे अर्थ है, अर्थ मान लिया इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, ठीक है. कोई दूसरा प्लैनेट्स है वो दूसरी ऑर्बिट में सन के अराउंड, ये क्या है सन है, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है. ये दूसरा प्लेनेट कोई है, फॉर एग्जांपल सैटर्न मान लीजिए. तो क्या है इसका मतलब कि डिफरेंट प्लैनेट्स दे रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है. और देखें, अगर और हम देखें क्या है, अर्थ के अराउंड भी जो है क्या मूव करता है चारों तरफ. मून ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व करता है उसके अराउंड, अर्थ के अराउंड. यहां पे देखिए ये मून जो है इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, इट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड. अर्थ के अराउंड जो मूव कर रहा है अगर देखेंगे तो कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड चेंज नहीं होती है उसकी, कांस्टेंट स्पीड है. स्पीड तो चेंज नहीं हो रही मून की, बट इट इज चेंजिंग डायरेक्शन. देखिए हर पॉइंट पे ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. यहाँ पे मून की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे देखेंगे तो मून की डायरेक्शन ये है, यहां पे देखेंगे अगर इस पॉइंट पे तो इस मून की डायरेक्शन ये है, ठीक है. इसका मतलब मून इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विथ कांस्टेंट स्पीड, बट इट इज चेंजिंग डायरेक्शन एट ईच एंड एवरी पॉइंट. हर एक पॉइंट पे क्या है, इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन, ठीक है. तो चेंज ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रही है. इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंजिंग, डायरेक्शन चेंज हो रही है. इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी चेंज हो रही है. क्यों? वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है. वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी. मैं स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी. वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की, इसका मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग. स्पीड में भी कांस्टेंट, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट हो सकती है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है. क्योंकि वेलोसिटी किस किस से डिफाइन होती है, डायरेक्शन से एंड मैग्नीट्यूड से. और स्पीड के लिए सिर्फ किसकी जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की. तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग. अच्छा, वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, टाइम के साथ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन. ठीक है. इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो देयर इज सम एक्सीलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़ते थे ना, b - u / t, यही तो एक्सीलरेशन था. एक्सीलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. इसका मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी की वजह से क्या है, एक्सीलरेशन. देयर इज सम एक्सीलरेशन. If there is some acceleration, there will be some force. According to second law of motion, according to
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं रिलेट कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू ma। अगर कहीं पे एक्सीलरेशन है तो इसका मतलब वहां फोर्स जरूर लग रहा है। ये a क्या है, ma में a क्या है, एक्सीलरेशन है। तो इफ देयर इज एन एक्सीलरेशन देयर विल बी सम फोर्स। तो यहां से देखिए मैंने ये सारी चीजें कंक्लूड इसीलिए की क्योंकि यहां पे इसका मतलब देयर विल बी सम काइंड ऑफ फोर्स इन दिस, इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब है देयर इज सम फोर्स। यहां पे भी अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, सन के अराउंड चक्का लगा रही है, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है। तो यहां पे भी क्या है, देयर इज सम काइंड ऑफ फोर्स। यहां पे भी मैंने बताया, यहां पे भी क्या है, देयर इज सम काइंड ऑफ फोर्स अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है। ठीक है, तो देखिए इस मोशन में भी कुछ तरह कोई फोर्स लग रहा है, इस मोशन में भी किसी तरह का फोर्स लग रहा है। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोला गया। न्यूटन ने इसी को प्रूव किया कि ये जो फोर्स लग रहा है इनके बीच में क्या लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ओके, अच्छा हम इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था मोशन वाला जब चैप्टर पढ़ाया था, मोशन वाले चैप्टर में क्या पढ़ाया था कि आप एक काम करिए, एक स्ट्रिंग लीजिए और स्ट्रिंग के एक एंड को पकड़ लीजिए अपने हाथ से और दूसरे एंड पे स्ट्रिंग के एक स्टोन बांध दीजिए और उसको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में घुमाइएगा। मतलब जैसे का ये है, आप खड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और एक स्ट्रिंग को आपने अपने हाथ से पकड़ा हुआ है और दूसरी स्ट्रिंग को के एंड पे स्टोन बांधा हुआ है और इसको हॉरिजॉन्टल सर्किल में आप घुमाइएगा, ये इस तरह से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में आप इस तरह से इसको रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या, देखिए हर एक पॉइंट पे ये रिवॉल्व करते हैं तो क्या होता है, इस पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ स्पीड है, यहाँ भी कोई 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 स्पीड है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म हम मान के चलें, स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है। स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है। अगर 5 मीटर पर सेकेंड है तो 5 मीटर पर सेकेंड ही है स्पीड। लेकिन देखिए हर एक पॉइंट पे द डायरेक्शन ऑफ द स्टोन इज डिफरेंट। यहाँ पे देखिए इस स्टोन के मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे इस मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे स्टोन के मूवमेंट की डायरेक्शन ये है। जब इस पोजीशन पे होगा स्टोन तब उसकी डायरेक्शन ये होगी, जब इस पोजीशन पे होगा तब उसकी डायरेक्शन ये होगी, जब इस पोजीशन पे होगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। मीन्स एट ईच एंड एवरी पॉइंट of this circular motion the direction of the stone is different। direction of the stone is different। और ये डायरेक्शन होती कैसी है, दिस डायरेक्शन जो होती है सर्कुलर मोशन में, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी अगर हम डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं तो क्या है, उस पॉइंट पे, उस सर्कल के पॉइंट पे क्या कर दीजिए, एक टेंजेंट ड्रा कर दीजिए। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन जो होगी, टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। टेंजेंट जो होगी उस टेंजेंट तो मालूम होगा टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट वो लाइन होती है, टेंजेंट वो स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी भी सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती है, किसी एक पॉइंट पे टच करती है, उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस केस में वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसमें भी क्या है, अंदर की तरफ इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगता है, अंदर की तरफ ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में, मे बी 11th-12th में जो है इसके बारे में सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। और हम फार्मूला भी कैलकुलेट करते हैं, जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वो कितना निकल के आता है, उसको भी हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूटन के दिमाग में ये कहाँ से आइडिया आया था, न्यूटन ने क्या किया था, एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। कोई एप्पल था, वो क्या था, ट्री से नीचे गिर रहा था और न्यूटन जो है न्यूटन इसको ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जो है एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है, ये एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है।
मतलब देयर विल बी सम काइंड ऑफ फोर्स बिटवीन द एप्पल एंड द अर्थ। एप्पल और अर्थ के बीच में किसी तरह का फोर्स लग रहा है जो कि एप्पल को नीचे ला रहा है। इसका मतलब जो इसके बीच में फोर्स लग रहा है वैसा ही फोर्स हो सकता है कि मून और अर्थ के बीच में लग रहा हो। जब इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इसका मतलब अर्थ जो है, यहाँ से क्या मतलब एप्पल अगर अर्थ की तरफ जो है खींच रहा है, इसका मतलब किसी तरह का फोर्स लग रहा है, अर्थ जो है उस एप्पल को खींच रही है, इसका मतलब एप्पल जो है अर्थ की तरफ खींच रहा है। तो सेम में भी जब मून इस अर्थ के अराउंड मूव करता है तो हो सकता है अर्थ जो है मून को अपनी तरफ खींच रही हो, मून भी जो है अर्थ की तरफ खींच रहा हो, तो देयर विल बी ए काइंड ऑफ फोर्स। तो इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? अगर ये फोर्स लग रहा है तो मून पूरा क्यों नहीं खींच के आ जाता? मून अब तक पूरा स्ट्रेट लाइन में आ जाता है इसकी तरफ खींच के, नहीं स्ट्रेट लाइन में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, ये सर्कुलर मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो उस सर्कुलर मोशन को हम जो है इस स्ट्रिंग के एग्जांपल से देखते हैं कि देखिए हर एक पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की, इस स्टोन की क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। अच्छा, किसी एक पॉइंट पे अगर इस स्ट्रिंग को रिलीज कर दें, रिलीज मतलब छोड़ दीजिए, किसी पॉइंट पे क्या है, घुमाते घुमाते किसी एक पॉइंट पे छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, वो स्ट्रिंग स्ट्रेट चली जाएगी। जिस पॉइंट पे छोड़ेंगे वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद क्या है, वो स्ट्रिंग उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो स्ट्रिंग क्या है, वो इस डायरेक्शन में स्ट्रेट मूव कर जाएगी, इस डायरेक्शन में स्ट्रेट मूव कर जाएगी। लेकिन इसके केस में तो ऐसा नहीं होता, मून जो है कभी भी स्ट्रेट मूव नहीं करता, ना ही मून स्ट्रेट आता है। मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ फोर्स कंटिन्यूअसली एक्टिंग। यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स था जो इसको, स्ट्रिंग को क्या हुआ था, सर्कुलर मोशन में बाइंड किए हुआ था, सर्कुलर मोशन में बांधे हुए था। इसका मतलब यहां पे भी किसी तरह का फोर्स है, देयर इज ए कंटिन्यूअसली एक्टिंग, कंटिन्यूअसली एक्ट कर रहा है, देयर इज ए सम काइंड ऑफ कंटिन्यूअसली एक्टिंग फोर्स। उसी फोर्स को बोला ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब जो भी प्लैनेट्स जो हैं सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, या मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, तो बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा था, अंदर मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पे भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून और अर्थ के बीच में, वो सेंटर की तरफ लगेगा। हर एक पॉइंट पे किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है। फोर्स किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है। अच्छा, अगर हम डायरेक्शन देखें मून की, तो क्या है, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, और जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, मून की डायरेक्शन होगी। तो देखिए हर एक पॉइंट पे क्या है, हर एक पॉइंट पे मून की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन लग रहा है। हर एक क्या है, एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन है तो क्या है, सम फोर्स इज एक्टिंग, फोर्स एक्ट कर रहा है किसी तरह का। उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए काइंड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये किस तरह का फोर्स है, इट्स ए काइंड ऑफ, इट एक्ट्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए यहाँ पे न्यूटन जो थे, एक एस्ट्रोनॉमर तो थे ही थे, बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर्स थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी डिस्कवरीज भी हो रही थी उस समय। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया था, गैलीलियो ने लॉ दिया था मोशन का, ठीक है, उसको फर्दर स्टडीज करके न्यूटन ने अपने लॉ दिए थे। ऐसे ही उस समय जो है प्लैनेट्स के मोशन के लिए एक साइंटिस्ट ने लॉ दिया था, केपलर ने लॉ दिए थे। इन केपलर के मोशन को जो है, केपलर के लॉज को जो है न्यूटन ने स्टडी किया, फर्दर स्टडीज किया, और जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम जानते हैं। हम यहाँ से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ठीक है, उसका फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो न्यूटन्स ने ग्रेविटेशनल लॉ दिया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्या लॉ था। उससे पहले हम एक चीज देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया था कोई एप्पल है, एप्पल जब ट्री से नीचे की तरफ गिर रहा है, ओके, ट्री से जब नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसको अर्थ की तरफ उस पर कोई फोर्स लग रहा है। यही तो एज्यूम किया था कि अर्थ जो है उसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, और कोई फोर्स लग रहा है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, उसकी वजह से एप्पल जो है नीचे आ रहा है, ठीक है। एप्पल नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होती है, इसका मतलब उसमें कुछ एक्सीलरेशन होता है। वेलोसिटी चेंज क्या है, एक्सीलरेशन है, इसका मतलब उसमें एक्सीलरेशन है। अच्छा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये अट्रैक्शन फोर्स होता है। अगर एप्पल
को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, इफ एप्पल इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ देन अर्थ शुड आल्सो बी अट्रैक्टेड बाय द एप्पल। अर्थ पे भी सेम फोर्स लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन अर्थ में तो हमें जो है एक्सीलरेशन ऑब्जर्व ही नहीं होता है, अर्थ में तो एक्सीलरेशन नहीं दिखाई देता किसी भी तरह का कि अर्थ जो है मूव कर रही है। अर्थ की तो वेलोसिटी हमें चेंज होती नहीं दिखाई देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है? यहाँ से ध्यान से देखिए, हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, F इज इक्वल टू ma। अगर हमें किसी बॉडी पे फोर्स मालूम है कितना है और उसका मास मालूम है तो उसका एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू m को इधर ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन m। अगर इन केस ऑफ एप्पल हमें फोर्स मालूम है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है उसके वेट के इक्वल लगेगा mg। mg हमें मालूम है। एप्पल का अगर मास मालूम है तो हमें एक्सीलरेशन मालूम हो जाएगा एप्पल का, कि एप्पल कितने एक्सीलरेशन से गिर रहा है। ठीक है, m से m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो एक्सीलरेशन कितना आता है g, मतलब ग्रेविटी के इक्वल। इट मींस वी कैन फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, now if you want to calculate the acceleration of the earth with the same formula, acceleration is equal to F upon m। मान लीजिए अब अर्थ का मास जो है, अब अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा होगा एप्पल के कंपैरिजन में, तो यहाँ से जो एक्सीलरेशन हम निकालेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है एप्पल का मास कितना है होगा, ज्यादा से ज्यादा 400 ग्राम और 0.5 किलोग्राम, आधा केजी मान लो है एप्पल का, तो यहाँ पे 0.5 केजी हो जाएगा, तो यहाँ से एक्सीलरेशन निकला है। लेकिन इन केस ऑफ बाई कीपिंग द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू यहाँ भी सेम होगी, यहाँ भी सेम होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है। और अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इफ यू वांट टू कैलकुलेट तो देखेंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे 10 न्यूटन है, इस केस में भी मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स 10 न्यूटन था, ठीक है। तो अगर 10 न्यूटन है और मास ऑफ द अर्थ अगर देखेंगे तो मास अर्थ का बहुत ज़्यादा होता है, 6 × 10⁻24। तो अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो 0.0000000 इस तरह से आएगा। मीन्स दिस एक्सेलरेशन विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा, नेग्लेजिबल। क्या होगा, नेग्लेजिबल, क्योंकि इस अर्थ का मास जो है एप्पल के मास के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है। मीन्स एप्पल का मास अर्थ के मास के कंपैरिजन में नेग्लेजिबल है, इसीलिए अर्थ का एक्सीलरेशन जो है वो हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि अर्थ मूव कर रही है। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एनी इफेक्ट इज हैपनिंग ऑन द अर्थ, वो हमें ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि वो 0 के इक्वल आता है अप्रोक्सीमेटली। ओके, नाउ वी विल सी द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम देखेंगे। मान लीजिए कि दो बॉडीज हैं, कोई एक बॉडी है जिसका मास है कैपिटल M, एक दूसरी बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m, और इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो कितनी है, d। सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, स्मॉल d। ओके, और इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। मान लीजिए इसको डिनोट कर दीजिए F से। जितना इस पे लगेगा बड़ी वाली बॉडी पे, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उतना ही इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है। ये अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो ये जो फोर्स लगता है वो अलोंग द लाइन लगता है। कौन सी लाइन के अलोंग, जो कि इसके सेंटर को इसके सेंटर से मैच करती है, इस लाइन के अलोंग लगता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल लॉ क्या दिया था, पहला क्या था स्टेटमेंट, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स acting between the two bodies, the gravitational force acting between the two bodies is directly proportional to the product of their masses. It is directly proportional to the product of the two masses. जो दोनों मास का प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू M। एक का मास कैपिटल M है, दूसरे का मास स्मॉल m है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया था, सेकंड स्टेटमेंट वाज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, it is inversely proportional to the square of the distance between the objects।
उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब इसको अगर मैथमेटिकली लिखना चाहेंगे तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। अब क्या करिए, यहाँ से इक्वेशन 1 एंड 2 कंबाइन कर दीजिए। कंबाइन कर देंगे तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू m, न्यूमरेटर में m इंटू m रहेगा अपॉन d²। दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। यहाँ से देखिएगा, मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाएंगे और उसको इक्वल टू साइन में चेंज करेंगे तो देयर विल बी सम कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट आएगा, मान लीजिए उस कांस्टेंट को g बोल दीजिए। तो इक्वल टू का साइन लगा दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के g कांस्टेंट आ गया, m इंटू m ये सेम ही रहेगा अपॉन d², m इंटू m अपॉन d²। यही फॉर्मूला है, दिस इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यही है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, यहां से g जो है, g को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं इसको। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, अब यहां से इस इक्वेशन से देखिए, अगर मैं क्या करूं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब d² को इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दूं, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो f इंटू d² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, g m इंटू m। यहां से g की वैल्यू अगर निकालेंगे तो f इंटू d² अपॉन m इंटू m, m इंटू m। अब यहां से देखिएगा, अगर हम ऐसा ही यूनिट कैलकुलेट करना चाहें एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो क्या होगी, f की यूनिट क्या होती है, फोर्स की न्यूटन, न्यूटन, इंटू d² की यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, अपॉन मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, इस मास की भी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम। तो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसका मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसकी यूनिट बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली गई। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या की, वैल्यू कैलकुलेट की। इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो कैलकुलेट करने के बाद आई थी वो थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आई थी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। इसको याद रखिएगा, इस वैल्यू को 6.67 रख लीजिए, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बिना इस वैल्यू के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। कभी कभी किसी न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू दे रखी होगी, कभी कभी किसी न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू नहीं दे रखी होगी, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज देखिए, उस समय और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जैसे कि एक साइंटिस्ट थे केपलर। ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिए हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो दिया था न्यूटन ने, उससे पहले प्लैनेट्स के मोशन के बारे में एक लॉ ऑलरेडी लॉ दिया था केपलर ने। केपलर ने ऑलरेडी प्लैनेट्स के मोशन के लिए लॉ दिया था। 3 लॉ उन्होंने भी दिए थे केपलर ने, तो उनको फर्दर स्टडी किया। इवन केपलर ही बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। जो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने केपलर के लॉ को इंप्लीमेंट किया था। न्यूटन ने केपलर्स के लॉ को इंप्लीमेंट किया था, उन्होंने उनको फर्दर स्टडी किया था और बाद में अपने लॉज दिए थे न्यूटन्स ने। ओके, न्यूटन के साथ में सबसे अच्छी चीज क्या थी, न्यूटन एक एस्ट्रोनॉमर तो थे ही थे। ही वॉज ए गुड एस्ट्रोनॉमर, ही वॉज ए गुड एस्ट्रोनॉमर। केपलर भी एक अच्छे एस्ट्रोनॉमर थे, ही वॉज ऑल्सो ए गुड एस्ट्रोनॉमर। बट वॉट वॉज द वेरी गुड थिंग विद द न्यूटन, न्यूटन के साथ में सबसे अच्छी चीज क्या थी, वो एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन भी थे। न्यूटन जो थे बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। उन्होंने जो भी लॉज दिए, चाहे वो लॉज ऑफ मोशन थे, चाहे वो लॉज ऑफ मोशन थे या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हुआ, उन्होंने सारे के सारे जो लॉज दिए थे विद मैथमेटिक्स, विद द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स,
उन्होंने सारे फार्मूले ड्राइव किए थे, उनके सारे फार्मूले के डेरिवेशन दिए थे। देखिए यहाँ पे भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने दिया, F = gm/m/d², ये क्या है, मैथमेटिक्स का फार्मूला है, मैथमेटिक्स इसमें अप्लाई की थी, इसीलिए न्यूटन्स के जो फार्मूले थे वो आज भी अभी तक वैलिड हैं, किसी भी तरह का डेविएशन नहीं है न्यूटन्स के फार्मूलाज में। केपलर ने भी सारे लॉज दिए थे, अच्छे लॉज दिए थे, लेकिन उन्होंने मैथमेटिकली ज्यादा ड्राइव नहीं किया था चीजों को। ऐसे ही हमने जब लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, लॉज ऑफ मोशन में भी गैलीलियो साइंटिस्ट थे, गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया था लॉज ऑफ मोशन के बारे में। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था जो गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया था, लेकिन उन्होंने क्या कहीं पे मैथमेटिक्स ही इसको प्रूफ नहीं किया था, मैथमेटिक्स के थ्रू नहीं किया था। बट न्यूटन ने क्या किया, उसमें मैथमेटिक्स अप्लाई किया, उनके गैलीलियो के लॉ को स्टडी किया और उसमें मैथमेटिक्स अप्लाई किया था। इवन न्यूटन इतने बड़े मैथमेटिशियन थे कि उन्हीं ने जो है एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बनाई थी, नई ब्रांच जो है मैथमेटिक्स की उन्होंने इन्वेंट की थी। वो ब्रांच कौन सी है मैथमेटिक्स की, उसको जानते हैं कैलकुलस के नाम से, उसको कैलकुलस के नाम से जानते हैं। उस ब्रांच को किससे जानते हैं, कैलकुलस। बहुत बड़ी बुक है, आप जो है 12th में जाके जो है पूरी बुक पढ़ेंगे मैथमेटिक्स की पूरी बुक पढ़ेंगे कैलकुलस की जो होती है, ठीक है। तो ये एक नई ब्रांच जो थी वो किसने इन्वेंट की थी, न्यूटन ने ही इन्वेंट की थी। ओके, तो ये यहाँ से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, याद रखिएगा इसको, फार्मूले को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। F = gm/m/d²। इसका यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वैल्यू कितनी होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके।